नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वैसे तो 10 नवंबर को रिटायर होंगे, लेकिन आज उनका आखिरी दिन था काम का, क्योंकि अब सैटरडे और संडे है। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ अब विदाई ले चुके हैं एक प्रकार से। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने काम के आखिरी दिन एएमयू को लेकर फैसला सुनाया, वो चौंकाने वाला था। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा फैसला देते हुए कह दिया कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। हालांकि इसके बाद एक बेंच भी बनाई गई 3 सदस्यीय, वो तय करेगी कि क्या कैटेगरी होगी, क्या श्रेणी होगी। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज 8 नवंबर को 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है, जिसके आधार पर यस अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया गया है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अल्पसंख्यक दर्जा किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए, एमयू का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उस मामले को खारिज कर दिया गया और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते बड़ा फैसला देते हुए एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का आदेश जारी किया है। ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एडवोकेट विकास दगवान जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। जी थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल बहुत छोटा सा, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो फैसला हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट को 3 जजेस बेंच को रेफर नहीं करना चाहिए था। रीजन बीइंग कि जब आप एक बड़ी बेंच 7 जजेस की बड़ी बेंच इस फैसले को सुन रही थी और इस मुद्दे के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट और सबमिशन सुने हैं, उसमें 7 जजेस बेंच को ही डिसाइड कर देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ लेइंग डाउन द क्राइटेरिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 की रेशियो में जो डिसीजन है वो तो दे दिया, लेकिन साथ में 3 जजेस रहता है, जिसे बोलते हैं जुडिशियल प्रोप्राइटरी प्रिंसिपल, कि बड़ी अगर किसी मुद्दे के ऊपर डेलिब्रेट करती है, उसके ऊपर अगर कोई फैसला देती है, तो उससे छोटी बेंच को वो फैसला उसके ऊपर लागू होता है और उसको मानना पड़ता है। तो जो सीजेआई साहब ने ये फैसला सुनाया है, तो इसमें उनको ये डिसाइड कर देना चाहिए था। अब हुआ क्या है कि 1965 और 1951 की जो अमेंडमेंट थी, उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था एस अजीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो एएमयू है, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके एक्ट से बनी है, तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को जो रिवर्स किया है, उसके साथ में 3 जजेस बेंच को रेफर करने का मतलब ये हुआ कि माइनॉरिटी स्टेटस तो एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन वो माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ उस तब तक के लिए वैलिड होगा जब तक 3 जजेस बेंच इसको डिसाइड नहीं कर देती है। बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से आप दूसरी बेंच का जिक्र किया, आपने कहा कि नहीं भेजा जाना चाहिए तो दूसरी बेंच के पास, दूसरी बेंच अब फैसला करेगी कि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाई जाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन से लेकर सारी गाइडलाइन बेंच बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच अब सुनवाई करेगी। मुझे थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपने इसका जिक्र किया कि दूसरी बेंच को नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन अगर भेजा गया है तो क्या कुछ गाइडलाइन बना सकते हैं? क्या कुछ ऐसी गाइडलाइन बनेगी जहां पर 50% आरक्षण अगर मिलेगा, अगर ये आगे पास हो गया तो 50% आरक्षण क्या किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी समुदाय को, मैं अल्पसंख्यक ही नहीं कह रहा हूं, मैं बहुसंख्यक के लिए भी कह रहा हूं, जायज है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस किस इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, उसका जो क्राइटेरिया है वो इस जजमेंट में डिसाइड कर दिया है। और उसके लिए उन्होंने 3 क्राइटेरिया ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिए हैं। पहला यह है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो आइडिया है वो कहां से आया है, किस पर्सन और किस ग्रुप से आया है। दूसरा, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी ग्रुप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और तीसरा, जो उसका कैरेक्टर है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो उसका एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर उन्होंने 3 अपने ऑलरेडी क्राइटेरिया दे दिए। तो 3 जजेस बेंच जो भी फैसला लेगी ऑलरेडी इस क्राइटेरिया के बेस पे लेगी। अब अगर एएमयू का ये डिसीजन हो जाता है कि आने वाले टाइम में 3 जजेस बेंच भी बोलती है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ही रहेगा, तो उसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो इसके ऊपर लागू हो जाएगी, और जो कि अभी टेम्परेरी तौर पे लागू हो चुकी है। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो अपने 7-8 राइट है माइनॉरिटीज के लिए, स्पेशल राइट्स हैं, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि वो कितने लोगों को रिजर्व करेंगे, चाहे वो अपने जॉब देने के लिए हो
चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, चाहे वो उसमें जो बच्चों को एडमिट करेंगे उसके लिए, तो उनको ये ऑटोनॉमी मिल जाएगी कि वो कितना % रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देते हैं। बिल्कुल, जो कि हमारे आर्टिकल 14 का वायलेशन एक तरीके से हो भी सकता है, बट क्योंकि आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, हाँ, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने की वजह से जो बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी है उसको आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो ज्यादा रिजर्वेशन है वो इसके अंदर मिल जाए, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑटोनॉमी है वो स्पेशलाइज्ड ऑटोनॉमी इनकी जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट कमेटी है, उसको मिलेगी। बिल्कुल विकास जी, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सर्वमान्य है, उसका सब स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से फैसला आया है तो कल को बीएचयू भी उठकर खड़ा हो जाएगा, बीएचयू से भी आवाज निकलने लगी इसको बहुसंख्यक यूनिवर्सिटी घोषित कर दो। देखिए, बहुसंख्यक यूनिवर्सिटी या बहुसंख्यक इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए या फिर आप मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है उसके लिए आप उसको डिक्लेयर कर दो। वो तो ऑलरेडी जब भी कोई इंस्टीट्यूशन बनता है, चाहे वो एज ए सोसाइटी एस्टेब्लिश हो, चाहे वो एज ए ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो, और चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से हो, तो वो अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता है तो वो माना ही जाता है कि वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो एडमिशन का क्राइटेरिया हो, वो सारा का सारा सभी जो कम्युनिटी है सबके लिए बराबर रहता है। उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी आपके इक्वल राइट्स हैं वो सारे एप्लीकेबल होते हैं। माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनके साथ ऐसा इशू नहीं है। तो बीएचयू के पास ये प्रावधान नहीं है कि वो बोले कि हम 50% 60% जो सीट है या 80% सीट है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए, मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए या मेजोरिटी रिलीजन के लिए हम जो है रिजर्व करेंगे, जबकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के पास ऑटोनॉमी हो जाती है। बिल्कुल विकास जी, लेकिन इस फैसले के बाद एएमयू का केस मजबूत हुआ है, एएमयू का पक्ष मजबूत आपको दिख रहा हुआ है? देखिए, अभी जिस तरह की चीज चल रही है उस तरह की चीज से तो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की जीत है, क्योंकि 1968 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो रिविजिट होने के बाद बिल्कुल अब उस 68 में केस आया था एसएससी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो वो जो फैसला था उस फैसले को ओवररूल करने का मतलब ये हुआ कि जो एएमयू है अभी फॉर द टाइम बीइंग अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा। अब बयान आ रहे हैं तमाम, जब से फैसला आया तमाम बयान आ रहे हैं, उसमें से मैं एक बयान उठाता हूं जो कि अक्सर ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं। हैदराबाद से सांसद हैं, आईएमआईएम की चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की बड़ी जीत है और अल्पसंख्यकों को पढ़ाई पर ध्यान रखना चाहिए। पूरे यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो। ओवैसी इसको भी भुनाना चाह रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। देखिए, ओवैसी जी का काम मैं आपको बताया तो बड़ा सिंपल सा है। ओवैसी जी एक पॉलिटिशियन है और वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ भी करेंगे। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी कम्युनिटी की जीत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की जीत है, लेकिन हर आदमी को ये समझना चाहिए कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी या मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो सारे के सारे हम भारतीय सिटीजन और भारतीय नागरिक होने के नाते से सबको जो राइट है वो इक्वल मिलने चाहिए। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जीत के बेसिस पे अगर आप ये बोल रहे हैं तो उनका सिर्फ पर्पस इतना ही है कि वो अपने जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखें। इससे ज्यादा उनके जो बयान है उसकी और कोई मान्यता नहीं है। बिल्कुल, ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इस फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए और एएमयू का सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, वो जो फैसला है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे ओवैसी साहब हो, वो सबके ऊपर मान्य होगा। हम उस फैसले को अगर कोई किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये फैसला जो है वो ठीक नहीं आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करके इस फैसले को ओवरटर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। बात सिंपल सी है कि चाहे इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, हर सिटीजन को अधिकार होना चाहिए एजुकेशन का, और हर कम्युनिटी के लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहां बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उन लोगों से पढ़ाई करें, साथ में उन लोगों से सीखें। आने वाले समय में देश के नागरिक बनके देश की तरक्की के लिए जो काम किया जा सकता है वो करने का अधिकार हर आदमी का है। ठीक है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि हम अपना जो लैंग्वेज है जो हम यूज करेंगे उनको ऑटोनॉमी मिल जाती है। वो स्कॉलरशिप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि हमें किसको स्कॉलरशिप देनी है, किसको एडमिशन देना और किसको नहीं देना है।
ठीक है विकास जी, तो अब इससे थोड़ा आगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सपोर्ट जी जी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये तो हर आदमी जिसके फेवर में उसको लगता है कि फैसला आया है वो यही बोलेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे, क्योंकि सीजीआई का आज वर्किंग डे आखिरी था, 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो मैं उनसे जुड़ा सवाल आपसे कर लेता हूं, उसके साथ विदा लेते हैं। सीजीआई का ये कार्यकाल आप कैसे देखते हैं डीवाई चंद्रचूड़ का? देखिए, सीजीआई साहब ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों पे दिए हैं। जो फैसले कुछ महीने कुछ साल पहले आ सकते थे, उन फैसलों में थोड़ा सा लास्ट में आते आते उन्होंने इस हफ्ते में जो मेजर फैसले हैं उनको अपने जाने से पहले, अपने रिटायरमेंट के दिन तक रोक के रखना, और अब वो फैसले जो दे के जा रहे हैं उन फैसले का लॉन्ग टर्म तक इम्प्लीकेशन होगा हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, और हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके के जो कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर, चाहे वो एजुकेशन हो और चाहे वो रिजर्वेशन हो और चाहे वो गवर्नमेंट की वर्किंग हो। ठीक है विकास जी, अपने कार्यकाल में विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर एससी के और सीजीआई के फैसले पर आपने जिस तरीके से चर्चा की और विस्तार दिया, बहुत अच्छे से समझाया आपने, एएमयू हो, वीएचयू हो, जामिया हो, सब चीज को लेकर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार मिलते रहेंगे तमाम ऐसे मुद्दों पर विकास जी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दर्शकों की बारी है कि वो वीडियो को शेयर करें, चर्चा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।